So once again, welcome to my class. This is your class only, math. 10th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे और अपने पास में एक या दो तरह की और वर्ड प्रॉब्लम्स बची हैं जो नेक्स्ट 1 और 2 वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाएंगी. आज वर्ड प्रॉब्लम्स की नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं. टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं. जो क्वेश्चंस टाइम से रिलेटेड होते हैं, जैसे किसी भी ट्रैवलर ने, किसी पर्सन ने कुछ अपनी जर्नी का पार्ट जो है वो ट्रेन से कवर किया, कुछ पार्ट जो है वो अपनी कार से या टैक्सी से कवर किया, और टुगेदर जो टाइम है वो हमें दिया हुआ होता है. तो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, द कंसेप्ट ऑफ टाइम लेते हैं. ठीक है, चलो मान लेते हैं कोई कैरेक्टर है अपने पास में जो कि कुछ पार्ट जो है अपने जर्नी का वो ट्रेन से कवर करता है और कुछ पार्ट जो है वो अपनी टैक्सी से कवर करता है, सपोज. ठीक है, सो देयर आर टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एक है ट्रेन और दूसरा है टैक्सी. एंड ही सेज दैट ही टुगेदर ही हैज टेकन 6 hours सपोज. तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है. ये तो खैर वैसे भी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम की लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि व्हाट आर द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या लेने हैं ये लास्ट सेंटेंस में हमें पता चल जाता है. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x एंड द स्पीड ऑफ टैक्सी बी y. स्पीड, बात याद रखिएगा, हमने स्पीड को एज्यूम किया. ठीक है, he has traveled 50 kilometers suppose by train and 40 kilometers by taxi and has taken 2 hours. In completing the journey has taken 2 hours. Okay, so हमारी इक्वेशन कभी भी 50x या 40y नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे पास में क्या दिया हुआ है, टाइम का कंसेप्ट है. यूं मान लीजिए t1 plus t2 is equals to t दिया हुआ है. t1 plus t2 is equals to t. The time taken during the journey of train plus together with the time taken in the journey of taxi is 2 hours. So in a very simple manner, since we have assumed x as our speed, time होता है distance upon speed. So 50 kilometer is the distance and the speed, let it be x. 40 kilometer is the distance and the speed be y. The speed is y. So time taken during the journey of train, the time taken during the journey of taxi, and together it took 2 hours. It took 2 hours, suppose. So हमारी इक्वेशन बनी t1 plus t2 is equals to t. ये टाइम का कंसेप्ट आज अपन क्लियर करेंगे. अगेन, a person has traveled 50 kilometers by train and 40 kilometers by taxi, and he takes 2 hours, suppose. And we have to find out the speed of the train and that of taxi. तो हमने क्या किया, ट्रेन की स्पीड को मान लिया x, y मान लिया स्पीड ऑफ टैक्सी, और हमने कहा चलो इसको अगर इसमें एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो कंसेप्ट लेते हैं t1 plus t2 इक्वल्स टू t का. हमें नहीं पता ट्रेन की जर्नी में कितना टाइम लगाया, टैक्सी की टाइम जर्नी में कितना टाइम लगाया, लेकिन हमें ये मालूम है कि टुगेदर इट टेक 2 hours. उसको पूरी जर्नी कंप्लीट करने में, 90 किलोमीटर कवर करने में 2 hours लगे. So the concept is simple. Time की equation बना रहे. Time is what? Time is distance upon speed. So distance upon speed plus again distance upon speed is equals to time. t1 plus t2 is equals to t. ठीक है, राइट? ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन नहीं है, इससे यहाँ पे ज्यादा होशियारी या ज्यादा बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है कि ये 1/2 हो जाना चाहिए. 1/2 तो वर्क होता. अगर वो 2 दिन लगाते, 2 घंटे लगाते, पाइप है और 2 घंटे लगाते तो हम कहते हैं आधा वर्क कर दिया. वहां पे रेसिप्रोकल करते हैं क्योंकि वर्क एंड टाइम आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. हियर द इक्वेशन इज नॉट ऑफ वर्क एंड टाइम, द इक्वेशन इज ऑफ टाइम ओनली. इक्वेशन के टाइम की है, ये वर्क और टाइम वाला कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं करते. सही है ना? टाइम जो ट्रेन में लगा, टाइम जो टैक्सी में लगा, और कुल मिला के उसको कितना लगा, 2 hours. तो ये इक्वेशन इस तरह से बननी चाहिए, राइट? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन लेते हैं, धंधा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? चलो सेंटेंस वापस से, आई विल रिपीट द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एंड कैच द वर्ड टुगेदर. ओके, चलो कोशिश करते हैं जरा. यस, द क्वेश्चन सेज a man travels 600 kilometers partially by train and partially by car. A man travels 600 kilometers partly
by train and partly by car. Okay, so in a journey of 600 kilometers, there are two means of transportation. One is train, another one is car. Okay, right? ठीक है. And in journey of 600 kilometers, you say total journey was of 600 kilometers. In a journey of 600 kilometers, a man travels partly by train and partly by car. If he covers 400 kilometers by train and the rest by car, 400 kilometers by train, 400 kilometers by train and the rest by car, and the rest of the journey by car, that means 200 kilometers. So 200 kilometers by car, he takes 6 hours 30 minutes. He takes 6 hours 30 minutes. So 6 hours 30 minutes is the time taken by him. Okay. While when he travels 200 kilometers by train and the rest by car, but when he travels 200 kilometers by train and the rest by car, चलो इसको भी देखते हैं. 200 kilometers by train and the rest by car. In a journey of 600 kilometers, the rest of the journey, that means of 400 kilometers. But when he travels 200 kilometers by train and 400 kilometers by car, he takes 30 minutes longer. He takes half an hour longer. He takes 30 minutes longer. What does it mean? Yes, he takes 7 hours. He takes 30 minutes longer. वो आधा घंटा ज्यादा लगाता है. ठीक है? Find the speed of train and that of car. Find the speed of train and that of car. चलो कोशिश करते हैं जरा समझने की. क्या करेंगे? कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? The very first thing is the last sentence of every word problem indicates what we should assume the variables as. The last statement gives us the clue. The variable should be taken as. Like in this sentence question, he says the speed of train and that of car is to be calculated. So what is the x here? Speed of train. Let it be x. Similarly, what is y? The speed of cars. Let it be y. And the concept is of T1 plus T2 is equal to T. And the concept is of T1 plus T2 is equal to T. वही है ना कि 400 किलोमीटर की जर्नी उसने ट्रेन से की, 200 किलोमीटर की उसने कार से की, and it takes 6 hours 30 minutes. यानी उसको पूरी जर्नी में 6 hours 30 minutes लगे. तो हमने कहा कंसेप्ट में हम रखेंगे T1 plus T2 is equal to T का टोटल टाइम जो है वो T होना चाहिए. ठीक है, सही है. चलो, टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो 400 किलोमीटर is the distance traveled by train. So 400 plus or 400 upon x. Time again. T2 is what? The time taken by the car. Distance upon speed. Distance is 200 and the speed is 5. And the total time is 6 hours 30 minutes. 6 hours 30 minutes means 6.5 hours. 6 hours 30 minutes means 6.5 hours. That means 13 by 2. That means 13 by 2. So we can write 13 by 2 is the time. Similarly, 200 kilometers by train, that means 200 upon x, plus 400 kilometers by car, so 400 upon y, and he takes 30 minutes longer, or it takes half an hour longer. तो आधा घंटा ज्यादा लगता है, आधे घंटे में नहीं करता है. It doesn't say that it takes 30 minutes. It takes 30 minutes longer. So why we have taken it 7? Got it? So it is equal to 7 hours. So 400 kilometers by train, 200 kilometers by car, and together it takes 6 hours 30 minutes. Similarly, 200 kilometers by train, 400 kilometers by car, and it takes half an hour longer. Clear? So formation of equation is clear then.
the rest of the thing is very much easy as such. No, we have done it earlier also. This system is not a linear equation, a system of linear equation. We have to reduce it as a linear form. Let's say x1 upon x is equals to a and 1 upon y is equals to b, right? So this is 400a plus 200b. 400a plus 200b is equals to 13 by 2, whereas 200a plus 400b is equals to, this is 7, right? Remember, we have done such type of questions also where we used to apply a trick. The trick was, whenever we will be having the the variable, the constant of first variable shifted to second and the constant of second variable shifted to first. फर्स्ट वेरिएबल का कांस्टेंट सेकंड के पास पहुंच जाए, सेकंड का फर्स्ट के पास पहुंच जाए, तो हम इस सिस्टम को एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, तो सिस्टम सॉल्व हो जाता है। नहीं तो दूसरा सिंपल सा इलाज है, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े नहीं है या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगते, तो फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इट विद 2 भाई 13/2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो इट इज 400 की जगह ये हो जाएगा 800a plus 400b is equals to 13, isn't it? The first equation, taking the LCM of 2, so it is 800a, this is 800a plus 400b is equals to 13, and 200a plus 400b is equals to 7. Linear equation to वेरिएबल का सिस्टम है। मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको ये सिस्टम आता है। तो 600a जो है वो 13 minus 7 अपने पास हो जाएगा 6, so a is 1 upon 100. If a is 1 upon 100 and if we can replace a in any of this equation, also second equation suppose, so this is a की जगह अगर 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 plus 400b is equals to 7, 400b is equals to 5 और b is equals to 1 upon 80. Just check ए और बी की वैल्यू चेक करें जरा, सही है ना, राइट? बिल्कुल। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हमें मालूम है ए और बी वर नॉट द वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स वाज एक्स एंड वाई, so what is x? 1 upon x is equal to a, so 1 upon x is equal to 100, that simply means that x is 100 km per hour and y is 80 km per hour. The speed of the train is 100 km per hour and the speed of the car is 80 km per hour. Again, the concept of time. Time का concept है, बात समझिएगा। कुछ जर्नी ट्रेन से करी, कुछ जर्नी उसने कार से की और दोनों को मिला के उसने 6.5 घंटे लगाए, फिर उसने दोबारा भी उसी जर्नी को किया, लेकिन इस बार उल्टा कर दिया, 200 kilometers by train and 400 kilometers by car, and it takes half an hour longer, so that means he takes 7 hours. इक्वेशन बनाई अपन ने, इक्वेशन सॉल्व करी और अपने पास में एक्स और वाई यानी ए और बी की वैल्यू आई, जिससे हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को obtain किया। The speed of train is 100 km per hour and the speed of car is 80 km per hour. क्या इजी है? मेरे ख्याल से है ना। ये याद रखिएगा, ये वर्क और टाइम का कंसेप्ट नहीं है कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हम वर्क और टाइम वाला जो कंसेप्ट है उसमें रेसिप्रोकल लेते हैं। ये तो सिंपल कंसेप्ट है, T1 plus T2 is equals to T, T1 plus T2 is equals to T, पहला टाइम दूसरा टाइम दोनों मिला के जो कुल मिला के टाइम लगा है वो उस जर्नी में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। He says a man travels 300 kilometers by taxi and 200 kilometers by train. 300 kilometers by taxi and 200 kilometers by train. पहली स्टेटमेंट, चलो ठीक है समझते हैं। 300 kilometers by taxi and 200 kilometers by train. It takes 5 hours 30 minutes. He takes 5 hours 30 minutes
I hope it is visible. Yes. So it takes 5 hours 30 minutes to complete the journey. But when he travels 260 kilometers by taxi and 240 kilometers by train, 260 kilometers by taxi and 240 kilometers by train, fine, he takes 6 minutes longer. He takes 6 minutes longer. 6 minutes longer means 5 hours 36 minutes. He takes 6 minutes longer. पिछले क्वेश्चन में बात हुई 6 minutes longer का मतलब 5 hours 30 minutes से 6 minutes longer. So 5 hours 36 minutes. Try to frame a linear equation to variables to find out the speed of train and that of taxi. Okay, चलो. तो सबसे पहले find the speed of the train and the taxi. उसने बोला सबसे पहले हमारे वेरिएबल्स क्लियर होने चाहिए हमें. What is x? Let it be the speed of taxi. The other one is y, and that is the speed of train. Let it be y. Okay. Now the concept is T1 plus T2 is equal to T. T1 plus T2 is equal to T. ठीक है. तो कितना टाइम लगाया उसने टैक्सी पे? उसकी जर्नी में टैक्सी में कितना टाइम लगा अगर अपन देखें तो इट टेक्स x upon 300. X is the distance, sorry, 300 is the distance and x is the speed. So 300 upon x is the time taken by taxi. 200 kilometers by train. So 200 upon y is the time taken by the train. He takes 5 hours 30 minutes. So 5 hours 30 minutes means 5.5 hours. 5.5. That means 11 by 2. Isn't it? 11 by 2. So it is 11 by 2. T1 plus T2 is equal to T. T1, the time taken from in the first journey. T2, the time taken in the second journey. Together it takes 5 hours 30 minutes. So 5.5 hours, that means 11 by 2 hours. Then he says, again he says, 260 kilometers by taxi. 260 kilometers by taxi. And 240 kilometers by train. 240 kilometers by train. It takes 6 minutes more. The journey takes 6 minutes more. So 5 hours 36 minutes. 5 hours 36 minutes. Now 5 hours 36 minutes means 36 upon 60, of course, right? So 6 hours 6/10, or you can say 2 by 5. So 5 2 by 5 hours. कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? 4/5 का मैथ है पक्का? देखिए ना, सिंपल सी बात है. हम 5 hours 30 minutes को 5.5 घंटे कैसे बोलते हैं? 5 hours 30 minutes को ऐड नहीं कर सकते तो 30 को भी आवर्स में चेंज करते हैं. मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे तो 30/60 ही लिखते हैं, राइट? ये डिवाइड होता है और ये हो जाता है 1/2. तो 5 plus 1/2 is 5.5. 5 plus half hour, that means 5.5 hours. इसी तरह से 5 hours 36 minutes. Similarly, 5 hours 36 minutes. 36 minutes means 6 or 36, 6 10, 6 3 or 6 5. So 5 3 by 5. मैंने शायद 2 by 5 किया था, गलती की थी पहले. एक बार फिर चेक कर लो. 6 और 36 6 10 और 30 वो हो गया, ठीक है. 3 2 और 2 5. यस, पहले गलत किया था. So it is 28 by 5. 28 by 5 of an hour. 28 by 5 hours. Yes or no?
5 आवर्स 36 मिनट को हमने आवर्स में चेंज करना है, तो मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड किया हमने तो हमारे पास में आ गया 12 3 और 36, 12 5 और 60, ठीक है। 5 3 by 5, शायद मैंने पहले गलत किया था, तो 25 plus 3 28, 28 by 5 आवर्स। इक्वेशन फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन हम सबको आता है क्योंकि हमने सॉल्यूशन की पहले ही बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है। गॉट इट? राइट? चलो अब इस सिस्टम को लीनियर बनाते हैं। लीनियर बनाने के लिए लेट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b मान लेते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा अपने पास में 300a plus 200b. This equation will turn into a linear form. That means 300a plus 200b is equal to 11 by 2, and the second equation will be 260a plus 240b is equal to 28/5. चेक कीजिए, आपके पास इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ गई। अब लीनियर फॉर्म की इक्वेशन को हमें सॉल्व करना अच्छी तरह से आता है। इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं आपके लिए। डू द कैलकुलेशन एंड डोंट फॉरगेट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ए और बी पे नहीं रुकना है। वी डोंट नीड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ओनली, वी नीड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है ना? राइट? कैलकुलेशन छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद की कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। वो केवल टाइम कंज्यूमिंग होगा इफ वी विल डिस्कस इट इन द क्लास। ओके, चलो ये होमवर्क है आपका। तो क्या कंसेप्ट कर रहे हैं अपन? टाइम का कंसेप्ट कर रहे हैं और T1 और T2 ले रहे हैं। T1 एंड T2। व्हाट इज T1? द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। T2 द टाइम टेकन बाय द सेकंड मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, चलो इसी कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे चलें तो हमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव स्पीड? इट्स नॉट रिलेटिव फिजिक्स हियर, लेकिन सिंपल सी बात है, हम एक नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है और वो साइकिल चला रहा है अपनी x km/h की स्पीड से। उसी दिन जिस दिन वो साइकिल चला रहा था उसने देखा कि हवा जो है उसकी साथ ही चल रही है, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है और उसकी स्पीड y km/h है। The speed of the cyclist is x km/h, whereas the speed of the wind which is blowing along with him, जो हवा उसके साथ ही चल रही है उसकी स्पीड y है, तो उनकी स्पीड यहाँ उस बाइसाइकिल की या उस बाइकर की स्पीड जो है वो x + y हो जाएगी। सही बात है ना? नहीं? चलो फिर से समझते हैं। एक साइक्लिस्ट है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 km/h। हवा चल रही है, बहुत तेज आंधी उस दिन मान लीजिए, ठीक है, और वो 20 km/h की स्पीड से चल रही है इन द सेम डायरेक्शन। उसको साइकिल चलाने में मजा आएगा या बोरियत होगी? उसको साइकिल चलाने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसकी स्पीड के साथ साथ the wind is also blowing in the same direction, तो उसकी स्पीड अब हो जाएगी 30 km/h। उसको उससे बहुत मजा आने वाला है। लेकिन चलो एक और दिन, अब उसके दिन खराब थे, यहाँ कह लीजिए वो इस डायरेक्शन में जा रहा था विद स्पीड ऑफ 10 km/h और सपोज स्पीड ऑफ 20 km/h, और यहाँ से सामने से स्पीड हवा चल रही थी, मान लेते हैं 12 km/h की स्पीड से। हवा तो आज भी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन आज वो साइकिल से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, राइट? अब अगर उसकी स्पीड देखें तो स्पीड उसकी 20 km/h नहीं होगी, क्योंकि द विंड इज ब्लोइंग अगेंस्ट हिम, तो स्पीड हो जाएगी उसकी 8 km/h। इन सिंपल टर्म्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, इन सिंपल टर्म्स कैन वी से इट्स दैट रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड ही तो है, क्योंकि उसकी खुद की स्पीड किसके पर डिपेंड कर रही है? उस हवा पे, आंधी पे, जिस हवा में वो चला रहा है, राइट? एक दिन जब साइकिल चला रहा होता है, जिस डायरेक्शन साइकिल चला रहा है उसी डायरेक्शन में हवा भी चल रही है,
और दोनों का बहुत मजा आएगा उसको जिस साइकिल चलाने में। उसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। आज उससे दुगनी स्पीड से चला रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, जो पहले 10 से चला था, अब 20 किलोमीटर स्पीड से चला रहा है। लेकिन सामने से हवा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है सॉरी, सामने से हवा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, जो पहले चल रही थी उससे भी धीरे चल रही है, लेकिन आज भी उसकी साइकिल केवल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल पा रही है। उस दिन उसको बिल्कुल मजा नहीं आएगा उस बच्चे को साइकिल चलाने में। कभी एक्सपीरियंस किया है आंधी में साइकिल चलाने का? तो आपने इस चीज को बहुत आराम से एक्सपीरियंस किया होगा। जिस दिन हम हवा के साथ चलते हैं बहुत मजा आता है, जिस दिन हम अगेंस्ट विंड जाते हैं हमें बहुत बुरा लगता है ना। अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में कहें तो ये बिल्कुल अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड अलोंग द ग्रेविटी जाने वाली बात है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, अगर एक फ्लाईओवर है उस पर चढ़ते हुए और उतरते हुए में क्या अंतर होता है। चढ़ते हुए आपको स्पीड आपकी स्लो हो जाती है क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, और अलोंग द स्लोप आप जब चल रहे होते हो, अलोंग द ग्रेविटी चल रहे होते हो, तो आपको साइकिल उस स्लोप से नीचे पाने के टाइम में बहुत मजा आता है क्योंकि आपका थोड़ा सा फोर्स भी आपको बहुत ज्यादा वेलोसिटी देता है। Forget about the force and the velocity, but the thing is that this is called relative speed. आप किसी एक सिस्टम में हैं और उस सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं, या तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या उसके अलोंग जा रहे हैं। आप अगर अगेंस्ट में जा रहे हैं तो डेफिनेटली मोशन को रेजिस्टेंस मिलेगी, मोशन स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप अलोंग द स्ट्रीम जा रहे हैं, अलोंग द एयर जा रहे हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा, उसमें बहुत ज्यादा साइकिल चलाने में मजा आएगा आपको, राइट। This is the concept of upstream and downstream. The same basic concept is of upstream and downstream. So टाइम का concept है, लेकिन क्वेश्चन में प्लेन और कार नहीं है, आपकी बात स्ट्रीम है। इस बार हम बोट चलाते हैं। चलो सपोज दिस इज द स्ट्रीम, और ये पानी जो है, जो झरना है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से जनरल में समझते हैं। चलो ये एक नदी है या झरना है जिसकी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं, ठीक है। एक बोट जिसको कोई बच्चा चला रहा है वो इसके अगेंस्ट जा रहा है, मान लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द वाटर इज फ्लोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, whereas the boat is coming in the opposite direction से आ रहा है। What will be his speed? What will be his speed? बोट वाले की स्पीड क्या होगी आज के दिन? बोट वाले की स्पीड अब 8 किलोमीटर पर आवर नहीं रहेगी, वो रहेगी केवल 6 किलोमीटर पर आवर। क्यों? हमने मोशन में पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगेंस्ट द मोशन होगा, ये वो जो भी हम बहुत आराम से बता सकते हैं। भैया तेरी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट आज नहीं चलने वाली, क्योंकि पानी की रफ्तार भी 2 किलोमीटर पर आवर है और उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, इसलिए आपकी स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से अगर पानी रुका हुआ होता, अगर स्टिल वाटर होता, पानी रुका हुआ था मान लीजिए एक रिजर्वर में, और वो अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती उसकी बोट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर की बोट की तो वो 8 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन पानी उसके अगेंस्ट बह रहा है। यही बोट वाला जब अब पानी के साथ चलता है, मान लीजिए स्ट्रीम की स्पीड वही है अपने पास 2 किलोमीटर पर आवर, और जो बोट वाला है वो बोट वाला इसको इसी डायरेक्शन में ही सपोज सेलिंग कर रहा है इन द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द स्पीड नाउ? The speed will be 10 kilometer per hour. Yes or no? Against the stream minus होगा, along the stream प्लस होगा, क्योंकि पानी उसको अपने साथ लेके जाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो वो चला ही रहा था, साथ साथ में क्या कर रहा है, उसके साथ पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये हो जाएगी अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इस चीज को जब हम अगेंस्ट द फ्लो जाते हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाते हैं, इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। दिस इज अपस्ट्रीम, दैट मीन्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। दिस इज अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम पानी किस तरफ बहता है? नीचे की तरफ ही बहता है ना, तो अलोंग द स्ट्रीम जब हम जाएंगे तो हमारी स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी। इस केस को हम कहते हैं ये डाउन स्ट्रीम का केस है। अपस्ट्रीम,
against the stream and downstream, along the stream, stream के साथ चलना। तो इसको हम इन जनरल अगर बात करें तो इस तरह से ले सकते हैं। सपोज the x is the speed of boat in still water. X is the speed of boat in still water, and y is the speed of stream, and y is the speed of stream. Then upstream the speed will be x minus y. Speed will be x minus y. If x is the speed of boat in still water, x is the speed of boat in still water, जो actual speed होती है वो, and y is the speed of stream, and y is the speed of stream, then along the stream, that is downstream जाते हुए उसकी speed हो जाएगी x plus y। समझिएगा इस बात को, देखिए बहुत सिंपल है। Along the stream, downstream, against the stream, upstream। तो एक जगह हमें फायदा होगा, फायदा किस केस में, जब हम पानी के साथ साथ चलेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, हमारी स्पीड प्लस हो जाएगी। लेकिन when we will go upstream, against the stream if you will go, it will reduce our speed, it will be x minus y, right? तो upstream में स्पीड जो है, upstream की स्पीड x minus y होती है और downstream की स्पीड x plus y होती है। What is x? X is the speed of boat in still water. What is y? The speed of stream. Is it clear? I hope so. देखिए बहुत आराम से समझिएगा। हम पानी में तो हम खैर we are not living in an area where we do have streams and all, लेकिन हमने आंधी का, जब मैंने हवा का आपको एक्सपीरियंस करवाया है या एग्जांपल दिया है, वो तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। उस दिन जिस दिन हवा हमारे अगेंस्ट है, चलाने में मजा नहीं आता, स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। उस दिन जिस दिन हवा हमारे साथ होती है, मजा आता है साइकिल चलाने में, क्योंकि हवा हमारे साथ है, स्पीड हो जाती है राइट। So x plus y. This is the concept of upstream and downstream. I think the thing should be clear to all of you. बहुत simple सी बात है, right? We are running short of time. We will continue this topic on next meeting, our next meeting. Okay, right?